हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में। देखो हमारे जो ये 6000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं। 17 पार्ट मैंने इसके अपलोड कर दिए, सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप उसको फॉलो कीजिए, है ना। ठीक है। तो अभी आज है पार्ट नंबर 18 है। 50 क्वेश्चंस लेके आती हूँ, 50 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करते हैं इसमें। ओके बच्चों, और जो है ठीक है और जो इसके लिए मैंने क्रैश कोर्स भी चला के रखा है रेलवे के लिए, आप मेरी वेबसाइट farmmcq.in पे विजिट कर सकते हो, है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। और ये जो है सीरीज़, इसमें हम लोग जो है कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग 6000 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही बढ़िया आप लोगों की प्रेपरेशंस होने वाली है इस सीरीज़ के थ्रू। ओके, तो भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नए वीडियोस होते हैं वो नोटिफिकेशंस आप लोग को मिल सके। देखो क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। डीएमई जो है उसके बारे में करेक्ट बात बतानी है। तो पहले तो आपको पता है जो डीएमई यूज़ कहाँ होता है। भाई जो आप पोलैरोग्राफी पढ़ते हो एनालिसिस में, पोलैरोग्राफी जो होता है हमारा, तो पोलैरोग्राफी में आपका जो होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो होता है ना, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हमारा डीएमई होता है, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, है ना। ड्रॉपिंग मतलब कि ड्रॉप ऑफ द मरकरी फॉल होती है कैपिलरी में से, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, है ना। तो ये आपका होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो पोलैरोग्राफी में यूज़ होता है ना। पोलैरोग्राफी में करंट और वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट होता है, इस टाइप से ग्राफ आता है इसमें। ओके, तो ये सब पोलैरोग्राफी के बारे में वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो इसमें हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई कौन सा बात ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के बारे में सही है। तो डीएमई जो होता है हमारा माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है। ध्यान रखना है क्या होता है, माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है, और ये एज अ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड काम करता है। पोलैरोग्राफी में इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, एक्ट एज कैथोड की तरह काम करता है, और ये हमारा माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, पोलराइजेबल होता है। ध्यान रखना इसका सरफेस एरिया बहुत ही स्मॉल होता है ना। ये सारी बातें इसके बारे में। तो अभी ऑप्शन देखो आपको क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड पोलराइजेबल होता है। बिल्कुल होता है भाई, हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है, पोलराइजेबल होता है। जबकि जो मरकरी पूल इसमें होता है वो एक्ट करता है एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक्ट एज एनोड, तो वो नॉन पोलराइजेबल होता है ना। कह रहा है इट इज माइक्रो इलेक्ट्रोड, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है डीएमई एक्ट एज कैथोड, तो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड एक्ट करता है एज कैथोड एंड मरकरी पूल एक्ट एज एनोड, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, बाकी पोलैरोग्राफी में हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट बता दो भाई इसमें कौन सा करेक्ट है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेंटर ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, तो बिल्कुल सही है भाई। सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोट कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, भाई प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना, जैसे कि आपके जो बैक्टीरिया हो गए, प्रोकैरियोट्स में जो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना बच्चों, उनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ऐसे ही वो पड़ा हुआ होता है। तो इनमें ना कोई न्यूक्लियस ऐसा नहीं होता कि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में, जैसे कि यूकैरियोट्स में होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट ऐसा प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है ना। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, गलत लिखा हुआ है। कह रहा डीएनए डज नॉट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, बट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो हमारा डीएनए में ही स्टोर होता है, तो बट डज नॉट लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। कह रहे ह्यूमन हैव 49 क्रोमोसोम्स, भाई हमने पढ़ा है क्रोमोसोम्स तो 46 होते हैं, 23 पेयर्स कह दो या 46 क्रोमोसोम्स कह दो, एक ही बात है। 23 पेयर्स होते हैं, टोटल कहोगे तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो करेक्ट तो मेरे बच्चों ऑप्शन ए ही है, बाकी तीनों बातें तो इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखो, अ डैश इज द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज नोन एज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कौन सा इलेक्ट्रोड इसका पोटेंशियल में पता होता है और वो कॉन्स्टेंट रहता है। तो देखो हमारा जो इसमें देखो रेफरेंस इंडिकेटर पीएच इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट, तो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड बच्चों होता है ना, वो क्या होता है, उसका पोटेंशियल हमें पता होता है और वो कॉन्स्टेंट होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको पता होता है और वो कॉन्स्टेंट होता है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हाफ वेव पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन, तो हाफ वेव पोटेंशियल जो है इसको डिनोट करते हैं, ई हाफ से डिनोट करते हैं। तो ये डिपेंड किस पे करता है, देखो ये भी क्वेश्चन पोलैरोग्राफी से है। जब आप पोलैरोग्राफी पढ़ते हो तो इसमें जो ग्राफ मैंने आपको बताया वोल्टेज और करंट का ग्राफ आता है, तो ये ग्राफ इसमें ये इस टाइप से इसमें ग्राफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो होता है ये तो आपका रेजिडुअल करंट आई आर से डिनोट करते हैं इसको, ये आपका डिफ्यूजन करंट आई डी से डिनोट करते हैं, ये लिमिटिंग
लिमिटिंग करंट, IL से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। ये होता है मतलब कि ये जो यहाँ तक है आपका रेजिडुअल करंट होता है, उसके बाद डिफ्यूज़न करंट होता है, उसके बाद लिमिटिंग करंट होता है। तो ये जो डिफ्यूज़न करंट होता है ये वाला, इसके बीच में यहाँ पर आपका होता है ई हाफ, जिसको क्या बोलते हो, हाफ वेव पोटेंशियल बोलते हो। और जो अपना जो हाफ वेव पोटेंशियल होता है ना, ये करैक्टरिस्टिक होता है जो आपका इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज जो भी है, कोई भी इलेक्ट्रोएक्टिव सब्सटेंस है, उसका करैक्टरिस्टिक होती है उसकी ये हाफ वेव पोटेंशियल, है ना। और ये नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज पे डिपेंड करता है, ओके। तो ये जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होती है वो ई हाफ पे बेस्ड होती है। पोलैरोग्राफी में क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होती है, क्वालिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होती है वो डिफ्यूज़न करंट पे बेस्ड होती है, और जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है वो आपकी टी हाफ मतलब ई हाफ जो हाफ वेव पोटेंशियल पे बेस्ड होती है। तो हाफ वेव पोटेंशियल जो होता है हमारा कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है ना। और जो है ये अभी इसके बारे में ऑप्शंस क्या है भाई, डिपेंडेंट, हाफ वेव पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑफ, कह रहे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के। नेचर ऑफ सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल नहीं। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों पोलैरोग्राफी में यूज़ होता है KCl जैसे कि सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज़ करते हैं। जो इसमें माइग्रेशन करंट होता है उसको मतलब कि एलिमिनेट करने के लिए सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है, ठीक है। डिजोल्व ऑक्सीजन, देखो डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है तो उसको ना रिमूव करने के लिए नाइट्रोजन गैस को बबल किया जाता है, ओके। फिर आपका जिसमें हाफ वेव पोटेंशियल डिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज, ओके। तो ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखो, मास स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड इज ए। तो मास स्पेक्ट्रम जो होता है कंपाउंड का तो उसमें प्लॉट किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है, विच रिप्रेजेंट, कह परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी नहीं होता, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर भी नहीं होता, अब्जॉर्बेंस वर्सेस वेव नंबर भी नहीं होता। इसमें होता है इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल एट वेरियस मास पर चार्ज रेशो। बच्चों ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा मास स्पेक्ट्रम के बारे में। नेक्स्ट देखो, डैश द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट एंड ट्रफ इन अ पर्टिकुलर वेव। एक जो पर्टिकुलर जो आपका पर्टिकुलर वेव है, जैसे कि आपका ये पर्टिकुलर वेव है, तो कह रहा है दो एडजेसेंट क्रस्ट, ये क्रस्ट होता है जो ऐसे ऊपर आता है, ये नीचे वाला ट्रफ, दो एडजेसेंट क्रस्ट या दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों, वो हमारा होता है वेवलेंथ, जिसे लैम्डा कहते हो, है ना, वेवलेंथ होता है। और वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, न्यू बार से डिनोट करते हो वेव नंबर को। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, मतलब कि 1 सेंटीमीटर के एरिया में से कितनी वेव पास होती है उसे वेव नंबर कहा जाता है ना, ठीक है। तो अभी वेवलेंथ हो गया, आपको समझ आ चुका मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ मिड IR, है ना। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है हमारा, उसमें आपका जो है नियर IR रीजन होता है, मिड IR रीजन होता है, फार IR रीजन होता है। तो आपसे मिड IR पूछा है ना, तो इसमें मिड IR कौन सा है, बिलो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये आपका होता है नियर IR। अबव 667 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये फार IR होता है। और ये 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 667 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपका मिड IR रीजन। तो जो आपसे पूछा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है डैश डू नॉट गिव NMR स्पेक्ट्रा। इनमें से कौन सा NMR स्पेक्ट्रा नहीं देगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है इसका फुल फॉर्म, है ना। तो ऐसे न्यूक्लियस जिनका जो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास जो होता है ना, वो क्या होगा, इवन होगा ना, तो वो NMR स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे, है ना। तो इवन किसका है, ऑप्शन ए का ही इवन दिया हुआ, ये शो नहीं करेगा। बाकी 13 कार्बन, तो 13 आपका ओड हो गया, 19 भी ओड है, 35 भी ओड है, तो ये NMR स्पेक्ट्रा देते हैं। कौन सा नहीं देगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन कोज पैप्टिक अल्सर डिजीज। तो पैप्टिक अल्सर डिजीज कोज करा देगा कौन सा ऑर्गेनिज्म, बताओ। स्टेफाइलोकोकस, H पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ई कोलाई, एस्चेरिका कोलाई या जियार्डिया लंबलिया। तो भाई हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है पैप्टिक अल्सर डिजीज कोज कराता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। जैसे डैश इज सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट, तो भाई सिट्रोन, ऑन्डेनसिट्रोन हमारा 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑन्डेनसिट्रोन हमारा जो एंटी एमिटिक ड्रग में आप पढ़ते हो 5-HT3 एंटागनिस्ट में ऑन्डेनसिट्रोन आता है, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट्राइमोक्साजोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम विद सल्फामिथोक्साजोल। देखो कोट्राइमोक्साजोल जो होता है ना, इसमें होता है आपका
सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है। सल्फामिथोक्साजोल जो होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है। इसी को क्यों कंबाइन करा, क्योंकि दोनों का टी हाफ नियरली सेम होता है, अप्रोक्सीमेट 10 आवर्स होता है ना। और ये दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बट द कॉम्बिनेशन इज बैक्टेरिसाइडल, याद रखना है। और इनका जो रेशियो होता है 5:1 रेशियो में इनको कंबाइन किया जाता है। सल्फामिथोक्साजोल का 5 रेशियो लेते हैं, ट्राइमिथोप्रिम का 1 रेशियो लेते हैं। सारी बातें याद रखना। अब ऑप्शंस पढ़ो। कह रहे कोट्राइमोक्साजोल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही बात है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। फिर कह रहा मोस्ट इफेक्टिव रेशियो ऑफ ट्राइमिथोप्रिम इज टू सल्फामिथोक्साजोल इन प्लाज्मा। जो आपने ये रेशियो दिया ना 5:1, ये प्लाज्मा में जाके 20:1 हो जाएगा, है ना। तो 20 तो सल्फामिथोक्साजोल का होगा ना कि ट्राइमिथोप्रिम का, तो इसमें ये गलत लिखा हुआ है। अगर ये सल्फामिथोक्साजोल को पहले लिखते ना सल्फा यहाँ पर ट्राइमिथोप्रिम, तो ये सही होता, अभी गलत है। फिर क्या कह रही है, ट्राइमिथोप्रिम इज टू सल्फामिथोक्साजोल कैन एडमिनिस्टर इन डोज रेशियो 5:1 टू अचीव ऑप्टिमल सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो यहाँ पर भी इन्होंने उल्टा लिख दिया। अगर ये स्टार्टिंग में होता सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम यहाँ होता तो सही होता, बट अभी तो ये गलत है। कह रहे कोट्राइमोक्साजोल इज इनइफेक्टिव इन ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए इसको यूज कर सकते हो, इनइफेक्टिव तो नहीं है ना, तो ये भी गलत है। तो बच्चों क्या बताना था आपने, क्या बताना था इसमें, कोट्राइमोक्साजोल कॉम्बिनेशन ऑफ, तो करेक्ट बताना था ना। करेक्ट तो बच्चों ऑप्शन ए ही हो गया, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो मैंने आपको सारी बातें बताई, इसकी याद रखना। जैसे विच वन सेकेंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन, तो सिफालोस्पोरिन के सेकंड जनरेशन में कौन सी आती है। फर्स्ट में मैंने आपको सारे सिफा वाले बता रखे हैं, एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो सेकंड जनरेशन में आती है, और फोर्थ में सिफिन सिफिरोम बता रखे हैं ना, इतने तो याद है ना। तो सेकंड जनरेशन में सिफिरॉक्सिम एक्जिटिल, 2 ड्रग और याद कर लो, ये सिफिरॉक्सिम और सिफिरॉक्सिम एक्जिटिल है ना, और एक सिफाक्लोर आपको याद है, ये सेकंड जनरेशन की है, ठीक है। सिफिरोम आपको पता है 4th जनरेशन की है। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट माउथ एंड स्टमक एंड एड्स इन स्वेलोइंग। भाई माउथ को स्टमक से कनेक्ट कर रही है और स्वेलोइंग में हेल्प करती है। लार्ज इंटेस्टाइन का तो कोई काम नहीं है यहाँ पर। इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, तो भाई क्या होगा ऑप्शन, जो फूड पाइप होता है आपका इसोफेगस होता है ना, वही तो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करता है ना, वह उसी के थ्रू तो आप जो माउथ में च्यू करते हैं फूड को, स्वेलो करते हो तो इसोफेगस के थ्रू होके तो फूड हमारा जाता है कहाँ पर, स्टमक में, है ना। नेक्स्ट देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन के प्रोडक्शन में फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है। भाई जो आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, जो आपकी बोमन कैप्सूल जो इसमें पहले होता है, फिर यहाँ से आपका जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, उसके बाद यहाँ पर आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप फैलने, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप फैलने होता है ना। उसके बाद आपका जो है ये सारा आप क्या जो है स्ट्रक्चर पढ़ते हो, ठीक है। तो बोमन यहाँ से कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, तो सारा आप ये वो पढ़ते हो। तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई, जो आपका बोमन कैप्सूल से होता है उसमें कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, तो उससे क्या होता है यूरिन का जो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन होता है बच्चों, ऑप्शन ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज ए टारगेट फॉर प्रोलैक्टिन का टारगेट। प्रोलैक्टिन जो होता है हमारा एक हार्मोन होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन। तो इसका टारगेट क्या है, प्रोलैक्टिन क्या करता है भाई, एड्रिनल कोर्टेक्स, लीवर है, थायराइड नहीं होगा, हमारा जो मेमोरी ग्लैंड होती है यहाँ से मिल्क को सिक्रेट कराता है। भाई प्रोलैक्टिन ने मिल्क को सिक्रेट करा दिया। अब जो मिल्क इजेक्शन का काम होता है ना, मिल्क का इजेक्शन है ना, वो हमारा ऑक्सीटोसिन कराता है, लव हार्मोन भी से बोलते हो, है ना। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो इजेक्ट करने का काम कराएगा, और मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को सिक्रेट करा रहा है हमारा प्रोलैक्टिन। ध्यान रखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे पोस्चर एंड बैलेंस तो बॉडी इज कंट्रोल बाय, हमारी बॉडी का पोस्चर या बैलेंस है वो कौन कंट्रोल करेगा भाई, सेरिब्रम करेगा। सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, तो सेरिबेलम जो होता है ना ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस जो होता है ना, उसको सेरिबेलम कंट्रोल करता है। कौन करता है, सेरिबेलम, है ना। नेक्स्ट क्या है, टर्म सेल वॉज गिवन बाय, जो सेल वाली जो टर्म है सेल, ये टर्म किसने बताई थी, इसके बारे में किसने दिया टर्म, रॉबर्ट हुक, टेटम, स्वैन, नन। तो रॉबर्ट हुक ने, है ना, और न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू एंश्योर इफेक्टिव पेशेंट केयर। कह रहे कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ ड्रग इंटरैक्शंस एंड पेशेंट सेफ्टी, एक्सपर्टाइज इन फैसिलिटी मेंटेनेंस, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्किल्स या प्रोफिशिएंसी इन मेडिकल बिलिंग। तो बताओ क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है भाई। कह रहे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की टू एंश्योर इफेक्टिव पेशेंट केयर, तो भाई कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए ड्रग इंटरैक्शंस के बारे में और पेशेंट सेफ्टी।
नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फार्मासिस्ट व्हेन प्रोवाइडिंग पेशेंट काउंसलिंग एंड एडवाइस फॉर द यूज ऑफ कॉमन ड्रग, है ना। कह रहे क्लिनिकल फार्मेसी के कंटेक्स्ट में जो प्राइमरी गोल है फार्मासिस्ट का, व्हेन प्रोवाइडिंग पेशेंट काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं तो प्राइमरी गोल क्या है फार्मासिस्ट का, एंड एडवाइस करते हैं फॉर द यूज़ ऑफ कॉमन ड्रग, तो प्राइमरी गोल क्या है। कह रहे प्रमोट करेंगे ब्रांड नेम मेडिकेशंस को, प्रमोट करेंगे क्या ब्रांड नेम को, ऐसा तो नहीं करेंगे। मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द फार्मेसी, ऐसा भी नहीं होगा। एंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी एंड ऑप्टिमाइजिंग ड्रग थेरेपी या रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ पेशेंट इंटरेक्शन, से भी नहीं होगा। तो एंश्योर करेंगे पेशेंट की सेफ्टी एंड ऑप्टिमाइज करेंगे ड्रग की थेरेपी, ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट है केराटिन क्या है भाई, हार्मोन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ग्लूटीन है, पेप्टोन है। तो भाई हमारा केराटिन जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आता है ना। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन ईच टर्न इन द हेलिकल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रैंड है उसकी जो ईच टर्न होता है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है बताना है। 20 आर्मस्ट्रॉन, 34, 28 या 42, तो ये कितना होता है बच्चों 34 आर्मस्ट्रॉन होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। डीएनए एप्लीकेशन का मतलब है डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना, जो डीएनए से डीएनए बनता है उसे डीएनए का एप्लीकेशन कहते हो। तो जो मेथड है डीएनए एप्लीकेशन का प्रपोज बाय वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए एप्लीकेशन का मेथड बताया तो वो क्या है भाई, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, रोलिंग ग्रुप, तो वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकरिन। तो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया या ईआर। तो भाई कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल कंसिस्ट ऑफ डैश कार्बन एटम। तो कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन एटम होते हैं, 27, 30, 14 या 35। कोलेस्ट्रॉल जो होता है बच्चों उसमें कितने कार्बन एटम होते हैं, उसमें होते हैं ऑप्शन है 27। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स आर नोन इंक्लूडेड अंडर, है ना। तो जो ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंट जो एनिमल के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो ये सब का इसका जो प्रोसीजर होता है किस में इंक्लूड किया गया है, डी टैब में, डीपीसीओ, सीपीसीएससी एंड डीपीएस। तो भाई ये सीपीसीएससी आएगा। डी टैब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, एंड डीपीएस जो आपका नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है। सीपीसीएससी जो होता है कमिटी होता है फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल। ओके, नेक्स्ट है बैरियर क्रीम आर यूज टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम। तो बैरियर क्रीम्स जो होती है वो स्किन को प्रोटेक्ट करती है किससे, सनलाइट इंजरी से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वायरल इन्फेक्शन, इंडस्ट्रियल केमिकल, यूवी रेज से। तो ये यूवी रेज वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी। इंडस्ट्रियल केमिकल और यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है स्किन को बैरियर क्रीम्स। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग टैबलेट इज यूज इन ओरल कैविटी में, कौन से टैबलेट यूज करते हो ओरल कैविटी में, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती हैं, ट्रोचेस होती है, फिल्म कोटेड या डिस्पेंसिंग टैबलेट्स होती हैं। तो जो हमारे ट्रोचेस होते हैं, लोजेंजिस होते हैं, डेंटल कोन्स होते हैं, है ना, सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं। तो ये सारी ओरल कैविटी की है भाई, बक्कल टैबलेट्स हो गई, ट्रोचेस, लोजेंजिस, डेंटल कोन्स, सबलिंगुअल टैबलेट्स, ये सारे जो ओरल कैविटी में यूज़ करी जाती हैं, है ना, ओरल कैविटी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल यूज फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ रूम। के फ्यूमिगेशन के लिए कौन से केमिकल यूज़ करते हो, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, हीलियम एंड नाइट्रोजन। तो फ्यूमिगेशन के लिए हमारा फॉर्मल्डिहाइड यूज़ किया जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टिंडलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। टिंडलाइजेशन में क्या होता है बच्चों, कह रहे स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग अंडर प्रेशर फॉर 3 days, है ना। फिर कह रहे स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विदाउट प्रेशर फॉर 3 days, या स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग अंडर प्रेशर फॉर 1 day या नन। तो इसमें 3 days होगा, और स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विदाउट प्रेशर फॉर 3 days, टिंडलाइजेशन, ऑप्शन बी। कह रहे टिंडलाइजेशन बच्चों क्या होता है, फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन मेथड होता है। ये कह रहे इस मेथड में क्या होता है, सोल्यूशन इज टू बी फिल्टर्ड को, उस सोल्यूशन जो उसको फिल्टर करना है आपने, उसको स्टरलाइज जिसको करना है सोल्यूशन को, उसको ना पैक करते हैं एंड सील करते हैं फाइनल कंटेनर में, और उसको हीट किया जाता है 80 डिग्री सेल्सियस पर 1 hour के लिए। 80 डिग्री सेल्सियस पर 1 hour के लिए उसको हीट करते हैं ऑन ईच ऑफ 3 सक्सेसिव डेज। ओके, तो इसमें कोई प्रेशर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, 3 सक्सेसिव डेज के लिए इसको हीट करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 hour, है ना। तो ये कल्चर मीडिया के स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, टिंडलाइजेशन। नेक्स्ट है माइक्रोमेरेटिक्स रेफर टू द स्टडी ऑफ। माइक्रोस्कोप की स्टडी को बोलोगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को बोलोगे। भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, है ना। स्मॉल पार्टिकल्स या मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो माइक्रोमेरेटिक्स जो होता है रेफर्स टू द स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फेवरेबल ग्रोथ ऑफ सिनकोना। सिनकोना जो होता है आपका क्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके लिए फेवरेबल ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है। तो कई बार कभी कभी आते हैं ऐसे क्वेश्चन है ना, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है ये, 60 डिग्री
फ़ारेनहाइट टू 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। जैसे डैश इज़ यूज्ड एज कार्मिनेटिव, एफ्रोडीसिक, एक्सपेक्टोरेंट है, स्टिमुलेंट, डिसइंफेक्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी कंडीशंस में, है ना। तो कार्मिनेटिव भी है भाई ये ड्रग, एफ्रोडीसियक भी है, एक्सपेक्टोरेंट भी है, स्टिमुलेंट भी है, डिसइंफेक्टेंट भी है इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी कंडीशंस। तो भाई कौन से डायस्कोरिया है, लिंसर्ड ऑयल, गार्लिक या शंखपुष्पी। भाई गार्लिक होता है हमारा, है ना, ऑप्शन सी। जैसे सैंडलवुड ऑयल इज ऑल्सो नोन एज लिग्नम, सेंटेली, ओलियम, ऑरेंटी, स्टायरेक्स, ओलियम, मैंथा पिपरिटा। तो क्या लग रहा है ऑप्शन में से? ऑप्शन ए लिग्नम सेंटेली, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीटर्सिव कंसिस्ट ऑफ फ्रेश एंड ड्राई लीव्स ऑफ ओसिमम सैंक्टम, है ना। तो किसका सोर्स है? ओसिमम सैंक्टम, तुलसी का होता है ना। वसिका तो क्या होता है? क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में अधतोड़ा वसिका, ए धतोड़ा वसिका एकैंथेसी फैमिली होती है ना। टोलू बाल्सम, बाल्सम ऑफ टोलू, बाल्सम ऑफ पेरू, माइलोजालुन, बाल्समम, है ना, वो है ये। तुलसी हो जाएगा ओसिमम सैंक्टम, लैबिएटी फैमिली है हमारी तुलसी की, है ना, लैबिएटी, ऑप्शन सी। और ये एंटीटर्सिव है। नेक्स्ट देखो, तो ये सोर्स लिखे हुए हैं टोलू बाल्सम का माइरोजाइलम बाल्समम लेग्यूमिनोसी फैमिली। टर्पेंटाइन का लिखा हुआ पाइनस रोक्सबर्गी पाइनेसी फैमिली। जैसे इनमें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग आर डिवाइडेड इनटू पार्ट लाइक लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वुड, बार्क। तो कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्रूड ड्रग को डिवाइड किया गया है? भाई लीव्स, तो ये जो ड्रग के पार्ट है ना, मतलब कि पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि ये लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, वुड, बार्क। कौन से सिस्टम में? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, कीमोटैक्सोनॉमिकल में, टैक्सोनॉमिकल या मॉर्फोलॉजिकल। तो भाई ये क्या है? मॉर्फोलॉजी को देख के बता रहे हो ना कि भाई ये रूट है, ये लीफ है, ये फ्लावर है ना। तो ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ इट इज़ ए सिरपी थिक लिक्विड है, ट्रांसल्यूसेंट होता है व्हेन फ्रेश होता है, एंड ऑन कीपिंग इसको रखोगे इट बिकम ओपेक बन जाएगा एंड ग्रैनुलर ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें ना ग्लूकोज है उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। कह रहे विच फार्मास्यूटिकल एड इज बीइंग रेफर टू इन द अबव सेंटेंस। तो इसमें किसकी बात हो रही है? हनी, ट्रैक एंड स्टार्च या इंडियन गम। तो भाई हमारा हनी होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जापानीज सिंगलांस इज कॉमनली नोन एज ग्वार फ्लोर है, ग्राउंडनट ऑयल, ट्रैकेंथ है, अगार अगार। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा अगार अगार, है ना। तो ये जो अगार जो होता है ना, इसको जापानीज इंसिंग्लास भी बोलते हैं, वेजिटेबल जिलेटिन, है ना। नेक्स्ट है क्रूड फाइबर इन पेपर वोलेटाइल ऑयल शुड नॉट बी मोर देन 2%, 6, 15 या 10%। आंसर इज ऑप्शन सी 15%। Next, which of the following is used as a powerful astringent and also in the treatment of diarrhea and dysentery? पावरफुल अस्ट्रिंजेंट है और डायरिया एंड डिसेंट्री के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, तो विनका एक्लोड होते हैं, ये तो आपके एंटी कैंसर ड्रग में आते हैं। जिमनेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लीपिडेसी फैमिली वाला, काइनो या विनक्रिस्टिन। तो भाई ये हो जाएगा आपका काइनो जो होता है ना, ये ऑप्शन सी। एस्ट्रिंजेंट ये टैनिन्स में आता है, कंडेंस्ड टैनिन्स में आप पढ़ते हो, है ना। टीरोकार्पस, मार्सूपियम, लेगुमिनोसी फैमिली होती है ना, वो ही होता है ये किनो। तो ये क्या है? पावरफुल एस्ट्रिंजेंट होता है और यूज़ करते हैं ऑल्सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डिसेंट्री में भी यूज़ करते हैं इसको। ऑप्शन सी हो जाएगा काइनो, है ना। तो टीरोकार्पस जो कंडेंस्ड टैनिन्स पढ़ते हो, कंडेंस्ड टैनिन्स में हमारा ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू, टीरोकार्पस आता है ना, ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू, और इसमें अशोका भी आता है, ओके। और ये टीरोकार्पस मार्सूपियम लेगुमिनोसी फैमिली होती है और इसका सिनोनिम होता है इंडियन कीनो ट्री। नेक्स्ट है डायस्कोरिया ट्यूबर्स कंटेन डैश ऑफ स्टार्च। तो भाई ये देखो ये हो जाएगा 75% स्टार्च होता है। नेक्स्ट है हार्डनेस रेंज ऑफ टैबलेट का जो हार्डनेस रेंज होता है यूजुअली कितना होता है? टैबलेट का जो हार्डनेस रेंज है वो यूजुअली कितना होता है? 1 to 2 किलोग्राम होता है, 0.5 से 1 किलोग्राम, 3 to 7 या नन। तो भाई ये हो जाएगा आपका 3 to 7 किलोग्राम हो जाएगा हार्डनेस जो रेंज होता है हमारा टेबलेट का। नेक्स्ट टर्म कैप्सूला इज गिवन फ्रॉम कैप्सूल इज गिवन डिराइव फ्रॉम कैप्सूला विच इज ए। तो कैप्सूल जो टर्म है हमारा कैप्सूला से डिराइव किया गया है। तो कैप्सूला क्या है? ग्रीक टर्म है, स्पेनिश, लैटिन या फ्रेंच। तो मोस्टली हमारे लैटिन टर्म से डिराइव होते हैं ना, तो ऑप्शन सी लैटिन टर्म हो जाएगा ये। नेक्स्ट सैकरिन इज स्वीटर देन सुक्रोज। तो सैकरिन बच्चों जो होता है ना वो 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है ना। 500 टाइम कितना होता है? 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है सैकरिन। नेक्स्ट साइज रिडक्शन इज अदरवाइज कोल्ड एज। तो साइज रिडक्शन जो होता है ना उसको और क्या कहोगे? कटिंग नहीं, कोमिन्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमिन्यूशन, ऑप्शन बी, है ना। साइज रिडक्शन को
कॉम्बिन्यूशन, डाइमिन्यूशन या पल्वेराइजेशन, ये तीनों टर्म साइड रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द मिक्सिंग प्रोसेस इंक्लूड, तो मिक्सिंग के जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, लैमिनार मिक्सिंग है, मॉलिकुलर डिफ्यूजन या ओल। तो कौन कौन से इसमें मिक्सिंग में कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, तो भाई सारे ही होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। बल्क ट्रांसपोर्ट भी होता है, लैमिनार मिक्सिंग होता है और मॉलिकुलर डिफ्यूजन, तीनों होते हैं, है ना। कौन कौन से आते हैं, ये जो लिक्विड की मिक्सिंग के लिए ये मैकेनिज्म होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ लिक्विड मिक्सिंग कैन बी स्टडीड अंडर 4 क्लास है, कौन कौन से, बल्क ट्रांसपोर्ट, लैमिनार मिक्सिंग, मॉलिकुलर डिफ्यूजन और एक टर्बुलेंट मिक्सिंग भी होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट देखो, स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर। जो आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो कितने इलेक्टेड मेंबर होते हैं, है ना। हमने देखा था 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थे, है ना, और एक जो इलेक्ट होके आ रहा था MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, है ना। तो 7 होते हैं टोटल, ऑप्शन डी हो जाएगा। कितने इलेक्टेड मेंबर होते हैं, 7 होते हैं। तो देखो इलेक्टेड में एक 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गए, एक मेंबर इलेक्टेड बाय MCI। ओके, फिर नॉमिनेटेड में है आपके 5 मेंबर, एटलीस्ट 3 शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासी नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। एक्स ऑफिशियो में आपका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट। जैसे लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस वाज लिस्टेड इन, है ना। तो ये नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की लिस्ट है, किस में है ये, शेड्यूल W में। तो जेनरिक ड्रग के लिए है W, है ना, वेजिस से मैंने आपको वेजिस से याद करा रखा है। एक्स में ये एक्स में आ जाएगा नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की लिस्ट, है ना। बाकी R मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए, और U में पर्टिकुलर्स वगैरह आते हैं इसमें, है ना। एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग के लिए, है ना, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। U में देखो पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग। तो शेड्यूल P ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेफर्स टू, तो शेड्यूल P में आपको पता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। बाकी प्रोविजंस फॉर डिसइंफेक्टेंट के लिए शेड्यूल O आता है। पैक साइज ऑफ ड्रग P1 में, स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रासेप्टिव्स के लिए शेड्यूल R आता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट वॉज इनैक्टेड इन, है ना, 1950, 60, 61 या 1958। तो 1960 हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट वॉज इनैक्टेड इन, ऑप्शन बी 1960। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी सिचुएटेड इन, तो सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी CDLK कोलकाता में, है ना। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कहाँ पर है भाई, ऑप्शन ए कोलकाता। ओके, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी है हमारी कोलकाता में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट CRIC कसौली में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च CDRIL लखनऊ में है, और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ पर है, इज्जत नगर में। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये हो गई 50 क्वेश्चंस। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज GLP-1 एगोनिस्ट, सीटाग्लिप्टिन, प्रेमलिनटाइड, एक्जिनेटाइड या इपाल रीस्टार्ट। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।